हेलो दोस्तों। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 8 NCERT पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहाँ पर अध्याय 9वां है। यहाँ पर हम लोग जन सुविधाएं यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, जन सुविधाओं का मतलब है कि ऐसी सुविधाएं जो सभी के लिए उपलब्ध हों, उन्हें जन सुविधाएं कहा जाता है। देखिए, किसी भी देश में वहाँ की जो सरकार होती है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो देश के सभी नागरिकों के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करे जिससे नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाए और वो अपना विकास भी कर सकें। तो किसी भी आधुनिक समाज को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर कुछ सुविधाओं की ज़रूरत होती है, जैसे पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन। ये सभी सुविधाएं जरूरी होती हैं ताकि लोग अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। चूंकि जन सुविधाएं जो होती हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती हैं, बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए, पूरे के पूरे जन समूह के लिए होती हैं। तो एक बार इनकी स्थापना हो जाने के बाद या एक बार इनका निर्माण हो जाने के बाद सामूहिक रूप से सभी लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में किसी स्कूल की स्थापना होती है। तो स्कूल की स्थापना होने से ये तो नहीं है कि आपके क्षेत्र के केवल 2 या 4 लोगों के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, बल्कि आपके पूरे के पूरे क्षेत्र के सभी बच्चे जो उसमें पढ़ने के लिए इच्छुक हैं वो उसमें पढ़ सकेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लाभ जो है क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को मिलता है। तो जन सुविधाएं जो होती हैं ये सभी के लिए होती हैं और सभी लोग इनका सामूहिक रूप से लाभ उठा सकते हैं। चूँकि जन सुविधाओं को चलाने में लागत बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ पर मुनाफा नहीं होता है, क्योंकि ये मुनाफे के लिए नहीं होती हैं, बल्कि लोगों की जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए होती हैं। तो यहाँ पर जो निजी कंपनियाँ हैं या जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो यहाँ पर निवेश करने से बचती हैं। और यदि जन सुविधाएं प्राइवेट कंपनियों द्वारा प्रोवाइड भी की जाती हैं तो उनकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें आम आदमी या गरीब आदमी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सुविधाओं को सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रोवाइड करें, ताकि चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो सभी अपनी आवश्यकताएं सुविधाओं के जरिए पूरी कर सकें। तो निजी सेवाएं भी हमारे यहाँ पर हैं। निजी कंपनियां भी कुछ ऐसी सेवाएं प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। हम प्राइवेट भी देखते हैं। चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फीस है या प्राइवेट स्कूल की जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है और हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ली है कि हमारे यहाँ पर लगभग हर संस्थान आप लोग देखेंगे वो गवर्नमेंट का भी है, यानी हमारे यहाँ पर विकल्प दिया गया है। अगर आप अच्छी सुविधाएँ आप चाह रहे हैं और ज़्यादा आप बेटर फैसिलिटी चाह रहे हैं तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं तो गवर्नमेंट में भी ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं। यहाँ पे एक उदाहरण ये दिया गया है कि मान लीजिए जितनी निजी सेवाएं हैं, जितनी जन सुविधाएं हैं, वो निजी क्षेत्रों में अगर पहुँचा दी जाएँ तो क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने भी पढ़ा है कि निजी जो क्षेत्र है या प्राइवेट सेक्टर है वो मुनाफे के लिए काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर तो लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचेगा, आम लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, गरीबों के बारे में नहीं सोचेगा। उसे तो अपने फ़ायदे से मतलब है, उसके लिए अमीर गरीब से क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो पैसा चाहिए। तो अगर मान लेते हैं जन सुविधाएं अगर प्राइवेट लोग प्रोवाइड करने लगें, प्राइवेट फर्में प्रोवाइड करने लगें, तो जन सुविधाओं की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लागत बढ़ने से क्या होगा कि जो आम लोग हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में देश में एक संघर्ष जैसी स्थिति क्रिएट होगी। यहाँ पर कुछ देशों का एग्जाम्पल भी दिया है। यहाँ पर इस तरह के प्रयास करने से वहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट हुई। जैसे बोलीविया का उदाहरण दिया गया है कि बोलीविया में जो पानी की सप्लाई थी वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में कर दी गई। अब प्राइवेट कंपनी ने पानी की जो दरें थी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, यानी पानी की जो दरें थी, पानी की दरें बहुत ज़्यादा हाई कर दी। ऐसे में वहाँ के लोग भड़क उठे और वहाँ पे दंगे होने लगे। अभी आपके भारत में भी ऐसा कुछ चल रहा है। हमारे भारत में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली वाले, उसको लेकर लगातार लोगों में आक्रोश है। कई जगह पर आंदोलन भी हो रहे हैं। भाई, लोगों को लग रहा है कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लोगों की जेब खाली कर रहा है, उसकी मीटर की रीडिंग भी काफ़ी फास्ट भाग रही है। तो ये सब चीज़ें किसी भी देश में हो सकती हैं। जब लोगों को लगने लगता है कि जो उन्हें जन सुविधाएं दी जा रही हैं उन जन सुविधाओं में उनका फ़ायदा ना होकर उन्हें लूटा जा रहा है, तो वहाँ पे आक्रोश भड़क सकता है, जैसे कि बोलीविया में हुआ। ऐसे हमारे भारत में भी हो सकता है। भारत में भी आपने देखा होगा कि इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। लोग जो हैं स्मार्ट मीटर से परेशान हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर में एक तो पहले से पैसा डालना पड़ता है और उसमें भी अभी कोई उसकी मीटर की जो रीडिंग वगैरह है वो एक्यूरेट आ नहीं रही है। हर जगह से शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा कई लोगों ने पहले से भुगतान भी कर दिया है, उसके बाद भी उनकी बिजली काट दी जाती है। भुगतान करने के बाद भी समय से बिजली नहीं जोड़ी जाती है। तो लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। यदि पानी जैसी सुविधा जो है ये निजी कंपनियों के हाथों में जाती है तो कीमतें बढ़ने से गरीब वर्ग जो है ये सम्मानजनक जीवन से वंचित हो सकता है। तो इसी वजह से किसी भी देश की सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट या रियायती दामों में देश के आम नागरिकों को ये सभी सुविधाएं प्रोवाइड करे। हालांकि सरकार जो है वो तेजी से इन सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट कंपनियों का सहारा ले सकती है। जैसे सड़कें बनाने के ठेके जो हैं निजी कंपनियों को या निजी ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सरकार ये सभी सुविधाएं कैसे प्रोवाइड करती है, उसके पास ये सभी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो पैसा आता है हमारे द्वारा दिए हुए टैक्स से। यानी इसके लिए सरकार क्या करती है, जितने भी उत्पाद हैं उन पर टैक्स लगाती है और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनसे टैक्स वसूलती है। जैसे आपका इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। आप जो बिस्किट पे, ब्रेड पे, इन सब पे जो टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट वे में देते हैं। तो सरकार को टैक्स के माध्यम से, टैक्स डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, इसके माध्यम से सरकार के पास पैसा पहुंचता है और उस पैसे का उपयोग सरकार जो है देश चलाने के लिए, देश की व्यवस्था चलाने के लिए और आपको जन सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। तो सरकार जो है इन सुविधाओं के लिए पैसा जनता से वसूले गए टैक्स से जुटाती है और इसके लिए जन सुविधाओं के लिए हर साल सरकार क्या करती है, संसद में बजट पेश करती है। तो बजट में जो है जो पिछले साल के खर्चे होते हैं उनके बारे में सरकार बताती है कि पिछले साल हमने कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च किया, कितना उसमें एक्स्ट्रा लग गया, कितना बच गया, और आगामी साल की योजना तैयार करती है। आगामी साल कि हमें किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा यहाँ लगाना है, इन ट्रांसपोर्ट के लिए, रोड के लिए क्या क्या लगाना है, रेलवे के विस्तार के लिए कितना पैसा देना है, तो वो बजट में सामने रखती है। देखिए यहाँ पर वैसे तो जन सुविधाओं में हम लोगों ने कुछ सुविधाओं के बारे में क्लास 7 में भी बात कर ली है, हमने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्लास 7 में पढ़ लिया था, और भी ऐसी अन्य सुविधाएं हैं। यहाँ पर आपके अध्याय का जो फोकस है वो जन सुविधाओं में केवल पानी पर है, पानी की उपलब्धता पर है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि पानी हमारी सभी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है, चाहे आपके नहाने धोने से लेकर आपके खाना पकाने या घर बनाने से लेकर आपकी कार धोने, यानी कुछ भी आप काम करें हर जगह आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक आपने प्रसिद्ध दोहा भी सुना होगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस तून। तो रहीम जी का दोहा है कि पानी के बिना कुछ भी नहीं है, पानी से ही हमारा पूरा संसार चल रहा है। तो हमारे समाज के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जो जल की उपलब्धता है उसमें भी एक अंतर देखने को मिल रहा है। आज हमारे यहाँ पर, हमारे देश में ही कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर आर्थिक आधार पर जो जल की एक्सेस है, जल की जो उपलब्धता है उसमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आपकी किताब में चेन्नई का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि चेन्नई में जो नगर पालिका की जो जल आपूर्ति है, इससे शहर की लगभग आधी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पानी प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो चेन्नई में यहाँ पर जो जल वितरण की जो स्थिति है, तो ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भारी असमानता को दर्शाती है। यानी चेन्नई के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 24 घंटे पानी उपलब्ध है, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों को 3 दिन 4 दिन पे पानी मिलता है। इसके पीछे मूल कारण है आर्थिक असमानता। तो यहाँ पर एक अमीर वर्ग है, जैसे यहाँ पर एक नगर का नाम दिया गया चेन्नई के अन्ना नगर, जो कि खास करके संपन्न लोगों का इलाका है। तो यहाँ पर 24 घंटे जलापूर्ति होती है। यहाँ पर चूँकि हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, सरकारी लोग रहते हैं, तो सरकारी अफसरों से निजी संपर्क होने की वजह से यहाँ पर अगर मान लीजिए पानी की शॉर्टेज हो जाए तो तुरंत पानी के टैंकर भी आ जाते हैं। यानी यहाँ के लोगों को पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय इलाका है, जैसे मैलापुर है, मडीपाक्कम है। यहाँ पर नगर पालिका की जो जल आपूर्ति है वो 2 दिन में एक बार होती है। तो 2 दिन में एक बार होती है तो लोग अपना टैंकर वगैरह में पानी भर के रख लेते हैं, बड़ी बड़ी बाल्टी टैंक में पानी भर के रख लेते हैं। यहाँ के लोग जो हैं, चूँकि पानी खारा है तो बोरवेल वगैरह लगाकर भी खारे पानी से जो अपनी बेसिक ज़रूरतें, कपड़े धोना है, नहाना वगैरह है, गाड़ी धोनी है या बगीचे में पानी लगाना है, तो खारे पानी से काम चला लेते हैं। और जो पीने का पानी है उसके लिए ये लोग निजी टैंकर वगैरह मंगा लेते हैं, उससे अपना काम चला लेते हैं। तो मंथली इनका जो खर्च है पानी पर 500 से 600 रुपये पर व्यक्ति आ जाता है। वहीं एक और यहाँ पर एक निम्न वर्ग इलाका है, झुग्गी बस्ती है, सौदापेट यहाँ पे इलाके का नाम दिया गया है, जो कि झुग्गी बस्ती इलाका है, एक झुग्गी या मलिन बस्ती है। तो यहाँ पर एक स्थिति बताई गई है कि यहाँ पर 30 झुग्गियों के बीच में कॉमन नल है, साझा नल है, और 20 मिनट की जलापूर्ति होती है। यहाँ पर कंडीशन ये है क्योंकि 30 झुग्गियाँ हैं तो हर झुग्गी को यानी प्रति परिवार अधिकतम 3 बाल्टी पानी मिलता है
और इन 3 बाल्टी में ही इन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है। कई बार यहाँ पर पानी आता ही नहीं है, कभी पाइपलाइन टूट गई या पानी नहीं आ रहा है, सप्लाई नहीं आ रही, तो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आज वर्तमान समय में जो जल की उपलब्धता है वो हर व्यक्ति तक नहीं हो पा रही है। आज जो जल का वितरण है वो असमान है, और असमान होने के पीछे हमारे बहुत सारे कारण हैं। एक तो आर्थिक असमानता भी है, सामाजिक असमानता भी कारण है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने चेन्नई के एग्जाम्पल के जरिए समझी है। तो जलापूर्ति की जो कमी है इसका सबसे ज़्यादा बोझ किस पे पड़ता है? खास करके गरीबों पे पड़ता है। भाई गरीब लोग जो हैं वो तो टैंकर वगैरह नहीं मंगा पाते हैं। अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई मजदूरी कर रहा है, या किसी घर में मेड है, आया का काम कर रही है कोई औरत, उसे महीने में मिल रहे हैं 1000-1200 रुपये मिल रहे हैं। अब वो 1000-1200 में हर महीने 500-600 रुपये पानी पे खर्च कर दे तो फिर खाएगी क्या? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पानी का जो बोझ है वो गरीबों पर पड़ता है। जबकि जो मध्यम वर्गीय वर्ग है वो बोरवेल खोद कर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतलबंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। और अमीर वर्ग के पास साधन की कमी नहीं है। भाई अमीर वर्ग के पास एक से बढ़ के साधन है, उन्हें दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको? गरीबों को है। अब देखिए पानी की उपलब्धता की तो बात कर ली, अब इसमें भी जो पेयजल है, पेयजल का मतलब पीने लायक पानी। आप लोग जानते होंगे हर प्रकार का पानी पीने लायक नहीं होता है। पेयजल जो पीने वाला पानी है उसकी मात्रा बहुत कम है। तो पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। केवल कुछ ही लोगों को साफ पानी पीने लायक मिल पाता है, और यह व्यक्ति की जो है आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हर चीज़ जो है आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करती है। जिनके पास पैसा है उन्हें साफ और पर्याप्त पानी आसानी से मिल जाता है, लेकिन गरीब लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। जैसा कि हमने जाना, जैसे अमीर लोग हैं तो अमीर लोगों ने अपने घरों में आरओ पावर प्लांट लगा रखे हैं। आरओ प्लांट से उन्हें फिल्टर होकर पानी मिलता है, 24 घंटे पानी की सप्लाई है। मध्यम वर्गीय लोग जो है बाहर से पानी की बोतल खरीद लेते हैं, टेंशन नहीं है। अब जो गरीब वर्ग है वो कहाँ जाए? भाई वो तो नगर पालिका की जो पानी सप्लाई उस पर डिपेंड है, और वो भी कभी कभार होती है या नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है गरीबों को, परंतु गरीब जो है सुविधा से वंचित रह जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में चेन्नई का केवल ये हाल नहीं है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर अब पानी की किल्लत होती जा रही है। खास करके गर्मियों के दिनों में पानी की भारी कमी यहाँ पर दिखाई देती है। आप लोग जानते हैं कि जो भी नगर पालिकाएँ होती हैं उनको जलापूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी हमारे यहाँ पर 73वां जो संविधान संशोधन नियम हुआ है उसके जरिए आपकी ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को मान्यता मिली है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों में जो जलापूर्ति है या फिर गलियों के मरम्मत की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये सब इन्हीं लोगों को सौंपी गई, नगर पालिकाओं को सौंपी गई है। तो यहाँ पर नगर पालिकाओं के ऊपर गर्मियों के सीजन में दबाव बढ़ जाता है कि उन्हें कैसे भी करके सभी लोगों तक पानी पहुँचाना है। हालांकि सभी लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। चूँकि नगर पालिकाएं समय रहते पानी नहीं पहुंचा पा रही हैं, ऐसे में जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। और प्राइवेट वेंडर्स जो हैं केवल मुनाफे के लिए काम करते हैं, ये बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं। भाई प्राइवेट वेंडर्स को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अमीर हो या गरीब हो, उन्हें तो पैसा कमाना है। आपकी जेब में पैसा है तो आप पानी खरीद सकते हैं, नहीं है तो आप प्यासे बैठे रहेंगे। आपने देखा भी होगा, अगर आप एनसीआर में जाएं तो एनसीआर में जैसे जो गंगा तटवर्ती इलाके हैं जहाँ पर आज भी हैंडपम्प चलते हैं, वहाँ पर तो आप किसी भी घर से अगर बोल देंगे कि हमें पानी पिला दो तो लोग हाल पिला देते हैं। आप एनसीआर में किसी घर वाले से बोलो कि हमें पानी पिला दो, वो ऐसा मुंह बनाएगा कि आपको लगेगा क्या हमने मांग लिया, इससे इसकी प्रॉपर्टी मांग ली। तो एनसीआर में या ऐसे इलाके जहाँ पे लोग पानी खरीद रहे हैं वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा भले नहीं होते हैं, वो पानी पिलाने में भी उनकी दम निकल जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जिन इलाकों में नगर पालिका की सप्लाई नहीं हो पा रही है वहाँ पर जो निजी कंपनियाँ हैं वो फैलती जा रही हैं। और निजी कंपनियाँ फैलने का मतलब है कि जो गरीब वर्ग है उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। पानी के इस्तेमाल में भी हमारे यहाँ गैर बराबरी दिखाई देती है। यहाँ पर जो शहरी जल आयोग के द्वारा जो निर्धारित मानक है, निर्धारित मात्रा है, उसमें कहा गया है कि शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। यानी हमारे यहाँ शहरी जल आयोग ने ये कहा है कि शहरी इलाकों में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर पानी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उनमें लोगों को मात्र रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी एक बाल्टी से भी कम पानी मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में जो आलीशान होटल बने हैं यहाँ पर रोजाना प्रति व्यक्ति लोग जो हैं 1600 लीटर पानी तक इन्हें मिल रहा है। ये लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, पूल में पार्टी कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है इसमें भी आप लोग देखेंगे यहाँ पे गैर बराबरी देखने को मिलती है। जो कि शहरी जल आयोग का जो मानक है 135 लीटर प्रति व्यक्ति वाला, ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल चंद लोगों को ही पानी उपलब्ध हो पाता है
और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में मात्र 20 लीटर पानी पर ही अपना काम चला रहे हैं, जो कि खास करके झुग्गी बस्तियों या फिर गरीब इलाकों में रहने वाले लोग हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे सरकारों ने भी काम किए हैं, नगर पालिकाओं ने भी इसके लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी मैं यही एक बात कहूँगा कि हमारे यहाँ जो जल की आप शॉर्टेज देख रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अनियंत्रित विस्तार। अनियंत्रित विस्तार का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ है, उसकी वजह से जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि अगर आप आज से 10 या 15 साल पहले अपने आसपास के क्षेत्र को देखें तो आप पाते होंगे तब वहाँ पर बहुत कम आबादी थी, मकान बहुत कम हुआ करते थे, मकान जो कुछ भी थे वहाँ पर लोग कम थे। लेकिन आज अगर आप वर्तमान में अपने आसपास के इलाकों को देखेंगे तो हर जगह घर बनते जा रहे हैं, हर जगह ज़मीन पाट दी कवर करती जा रहे हैं, हर घर में बोरवेल समरसेबल चल रही है। तो जो पानी के जो ज़मीन के अंदर पानी है, भौम जल है, वो भी लगातार ग्राउंड वाटर लेवल गिरता जा रहा है। रीज़न ये है कि दबाव बढ़ गया है, जनसंख्या ज़्यादा है और इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या की डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जो जल का संकट है वो होना लाजमी है। तो ज़रूरी ये है कि हम जल संकट के साथ साथ जो हमारी अनियंत्रित आबादी बढ़ रही है इस पर भी विचार करें, इसको भी कम करने में विचार करें, वरना भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा कि पानी के लिए भी युद्ध होगा। हालांकि भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मुंबई की बात बताई गई है, यहाँ का जो जल विभाग है ये जल शुल्क के जरिए अपने खर्च निकालने में सक्षम है। हैदराबाद में भी जल विभाग ने अपनी पहुँच यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में पानी पहुँचाया है और अपनी आमदनी में सुधार किया है। चेन्नई के बारे में इस अध्याय में भी पढ़ा था। तो यहाँ का जल विभाग जो है, देखिए तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्षा जल संचय जो है यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये हमने आपको पहले भी बताया था, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, कि तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना हर घर को अनिवार्य कर दिया है, ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो बना रहे, ग्राउंड वाटर की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित रहे। देखिए चेन्नई क्या कर रहा है, चेन्नई में अनुबंधित मॉडल भी चलता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये लोग क्या करते हैं, जो प्राइवेट टैंकर वगैरह हैं उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। तो यहाँ पर जो चेन्नई की नगर पालिका है ये प्राइवेट टैंकरों के जरिए भी पानी की सप्लाई करवाती है। हालांकि उन प्राइवेट टैंकरों की जो पानी की दरें हैं ये सरकार ही तय करती है। देखिए सरकार यहाँ पे लाख दावे करे, लेकिन आप सच्चाई ये जानते हैं, चाहे मुंबई हो, हैदराबाद हो या चेन्नई हो, गरीब इलाकों का हाल हर जगह एक जैसा है। गरीब इलाकों में आज भी पानी की आपूर्ति प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। ये आप लोगों से बात छुपी नहीं है। भले सरकार कहे कि हमने इतना कर लिया उतना कर लिया, लेकिन गरीब इलाके आज भी गरीब के गरीब ही हैं। उसका रीज़न ये है कि इन इलाकों का जो विस्तार है अनियंत्रित रूप से हो रहा है। अब जैसे कोई भी सरकारी जगह खाली पड़ी है, अब गरीबों ने वहाँ झुग्गी बस्ती बना दी, अब वहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, तो गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंज है, गवर्नमेंट पानी वहाँ पहुँचाए तो पहुँचाए कैसे? भाई गवर्नमेंट के नक्शे में बस्ती है ही नहीं, गवर्नमेंट के नक्शे में मैदान है, चराई का मैदान है, तो गवर्नमेंट पानी वहाँ क्यों पहुँचाए? तो ऐसे में बाद में वो एक टकराव की स्थिति आ जाती है। लोग कहते हैं सरकार ने हमें ये नहीं प्रोवाइड किया, सरकार ने हमें वो नहीं दिया। अब लोग अपनी गलती तो कोई देखता नहीं है कि हम तो जहाँ तहाँ जाके बस गए थे। तो ये भी एक समस्या है। तो हर जगह हमारे भारत में ये एक समस्या कॉमन रूप से देखने को मिल रही है कि खास करके जो झुग्गी बस्तियाँ हैं या फिर जो आप इलीगल एनक्रोचमेंट जिसको बोलते हैं, वो हमें अत्यधिक देखने को मिल रहा है। तो इन बस्तियों में पानी की संकट हमारे भारत में आज भी बना हुआ है। यहाँ पर पोर्तो एलेग्रे का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। देखिए ब्राज़ील का शहर जो पोर्तो एलेग्रे है, यहाँ पर गरीब आबादी भी अच्छी खासी रहती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये बहुत कम है। इसका कारण क्या है? देखिए शिशु मृत्यु दर के अधिक होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है स्वच्छ पानी ना मिलना। पानी से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, ये बात आपने साइंस में पढ़ी होगी। बहुत सारी बीमारियों की जड़ पानी है। बहुत सारे इलाकों में जो नवजात बच्चे मरते हैं वो पानी की कमी से या स्वच्छ पानी ना मिलने की वजह से या जल जनित रोगों से मरते हैं। तो यहाँ पोर्तो एलेग्रे में जो शिशु मृत्यु दर है ये बहुत कम है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो पानी की औसत कीमत है वो कम रखी गई है, और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ये सिस्टम बनाया है कि गरीब लोग जो है पानी के लिए केवल आधी कीमत पे करेंगे, अमीर लोग पूरी कीमत पे करेंगे और गरीब लोगों जो है आधी कीमत पे पानी मिलेगा। तो यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर हर घर को या हर परिवार को पानी मिल पा रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है ये कम है।
अब आगे हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी, यानी हमारे यहाँ हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, क्या मौलिक अधिकारों ने हमें पानी को लेकर कोई अधिकार दिया है या नहीं दिया है, ये भी हम जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जो कि जीवन का अधिकार से संबंधित है, इसमें सुरक्षित पेयजल के अधिकार को भी शामिल किया गया है। यानी इसमें आजीविका का अधिकार, भोजन का अधिकार और सुरक्षित पेयजल का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार इसमें शामिल हैं। तो अनुच्छेद 21 के तहत देश के हर नागरिक को सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने का अधिकार है। इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सस्ती कीमत पर पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। देखिए, हमारे संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, यानी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। शिक्षा का अधिकार आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 21 के 1 के तहत ये भी अनिवार्य अधिकार है, जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है। तो इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो देश के प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी कई मुकदमों में सुरक्षित पेयजल के अधिकार को मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। जैसे यहाँ पर 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक निर्णय है। देखिए, यहाँ पर 2007 में आंध्र प्रदेश में महबूब नगर जिला के कुछ लोगों ने अपनी एक रिट दायर की, और रिट में ये बात कही गई कि यहाँ पर एक कपड़ा बनाने का एक कारखाना था, कपड़े को रंगने का कारखाना था। उससे निकलने वाला जो वेस्ट है, उससे निकलने वाला जो केमिकल है, उस केमिकल से आसपास के जो जल स्रोत थे वो दूषित हो रहे थे। और उन जल स्रोतों के दूषित होने से क्या था, जो ग्राउंड वाटर था वो भी दूषित हो रहा था। तो ये लोग जो है रिट इन्होंने डाली है, और रिट के माध्यम से इसकी सुनवाई हुई है। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपना निर्णय दिया है और इस मामले में दोहराया है कि सुरक्षित पेयजल जो एक मौलिक अधिकार है। और इस मुकदमे के आधार पर आंध्र हाई कोर्ट ने जो महबूब नगर के जिला कलेक्टर हैं, इनको आदेश दिया है कि वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर डिसीजन हुए हैं, कुछ निर्णय भी आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स के निर्णय रहे हैं कि जो पानी का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। देखिए, मैंने यहाँ पर जो हाल के कुछ सर्वे हैं, गवर्नमेंट के सर्वे हैं, वो भी आपके सामने रखे हैं। चूँकि आपकी किताब में जो सर्वे दिया था, आपकी किताब में जो आंकड़ा दिया था, वो 2005 से पहले का था, जो कि अब प्रासंगिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो मैंने जो रिसेंटली नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पर शामिल की है। तो नीति आयोग की सन 2018 की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सुरक्षित पानी की पर्याप्त उपलब्धता न होने की वजह से हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट कह रही है। उसमें ये बात स्वीकार की गई है कि हमारे देश में हर साल जो सुरक्षित पेयजल है वो न मिलने की वजह से, यानी जो साफ पानी है वो पीने लायक वो न मिलने की वजह से लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और इसी रिपोर्ट में ये अनुमान भी लगाया गया है कि लगभग 60 करोड़ लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। यानी आने वाले सालों में लगभग 60 करोड़ लोगों के सामने पानी की किल्लत का सामना करना होगा। इस तरह 2030 तक ये संख्या जो है भारत की अनुमानित आबादी का लगभग 40% होगी। यानी ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, जो ये कहती है कि सन 2030 तक भारत की 40% आबादी के सामने जल संकट होगा। आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट एक बड़े पैमाने पर एक आशंका व्यक्त कर रही है कि आने वाले साल में अगर हम नहीं सुधरे, अगर हम नहीं संभले, तो हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी के सामने, इन लगभग आधी या आधी से कम आबादी के सामने जल संकट होगा। और इसका रीजन यही है, अनियंत्रित विस्तार, जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, लगातार आबादी जो बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जल संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2030 तक देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो सकती है। यानी अभी जो उपलब्ध आपूर्ति 2018 में उससे डबल हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारी जीडीपी में लगभग 6% तक की गिरावट आ सकती है। भाई, जब पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो जीडीपी में गिरावट आएगी। अब आप लोग समझेंगे कि पानी का जीडीपी से क्या संबंध है। कई बच्चों के मन में आता है कि पानी का हम लोगों से, जीडीपी से क्या मतलब है। देखिए, अर्थशास्त्र की भाषा में इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति, एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, अगर वो स्वस्थ है तो वो 8 घंटे किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में प्रॉपर वे में काम कर सकता है। भाई, मान लीजिए आप ही पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो आप 8 घंटे बड़े आराम से पढ़ाई कर पाएंगे, 8 से 10 घंटे। अब आपको एक टाइम रोटी ना मिले, सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए पानी ना मिले, नहाने के लिए पानी ना मिले, क्या आपका पूरे दिन पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है,
अगर देश की बड़ी आबादी, एक बड़ी तब आबादी के सामने जल का संकट होगा, उनको ये टेंशन है कि भैया आज घर पे पहुंच के खाना बनेगा या नहीं बनेगा, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब काम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही कारण है कि यहाँ बताया, अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी में जो गिरावट आएगी लगभग 6% तक की गिरावट इसकी वजह से आ सकती है। तो अब आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका जीडीपी से क्या संबंध है। तो मैंने यहाँ पर एक आम एग्जाम्पल देके, एक अच्छा सा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो 6, 7, 8 के स्तर का एग्जाम्पल है, वो दे के समझा दिया है इसका जीडीपी से क्या लिंक है। देखिए, भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियां सबसे ज़्यादा मामले इनके आते हैं, इनमें भारत का स्थान आज भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। यानी कि ये दस्त, पेचिस, हैजा जो हैं ये जल जनित बीमारियां हैं, और जल जनित बीमारियों में भारत की स्थिति जो है आज भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर बनी हुई है। हालांकि सरकार ने हर व्यक्ति तक, हर घर तक जल पहुंचाने के लिए मिशन भी चलाए हैं। जैसे आपने जल जीवन मिशन के बारे में सुना होगा। जल जीवन मिशन की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इसका लक्ष्य यही है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाए। जिस समय ये मिशन 2019 में स्टार्ट हुआ था, उस समय केवल 3.23 करोड़ परिवारों को, यानी कि देश के 16.71% ग्रामीण परिवारों को नल का जल मिल पा रहा था। आप समझ सकते हैं 2019 में ग्रामीण परिवारों में मात्र 17% या 16.5% परिवारों के पास ही नल का जल उपलब्ध था। तब से लेकर अब तक 2025 आ गया, 2026 आ गया है, अब तब से 12.48 करोड़ अधिक परिवारों को इसमें जोड़ा गया है। और अभी, यानी ये अभी हमारे सामने जो आंकड़े हैं ये 22 अक्टूबर 2025 तक के आंकड़े हैं। यहाँ पे बताया गया कि अभी 81% जो ग्रामीण परिवार हैं इनके घरों तक नल की पहुँच हो गई, नल का पानी पहुँच पा रहा है जल जीवन मिशन के जरिए। ये यहाँ पर एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर यही सब आंकड़े यहाँ बताए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर भले सरकार प्रयास कर रही हो, लेकिन एक सवाल आप सबसे है, हम सबसे है, अगर लगातार आबादी बढ़ती जाएगी तो सरकार कितना भी प्रयास कर ले, भाई पानी तो लिमिटेड ही है। पानी तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से पैदा कर लेंगे, पानी तो लिमिटेड है। अब आबादी लगातार, मान लीजिए अभी आबादी 140 करोड़ है, अब ये आबादी बढ़ते बढ़ते 180 करोड़ हो जाए तो पानी तो लगातार कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है। तो कितना भी सरकार प्रोवाइड करवा दे, कितना भी सरकार योजनाएं चला ले, संकट तो होना ही होना है। तो जरूरी है कि हमें संभलना होगा, हमें अपने स्तर से भी काम करने होंगे। सरकार प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी प्रयास करने होंगे। हमें जल बचाना होगा ताकि हमारा आने वाला जो कल है वो बचा रहे। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने जो है ये बताया है, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जल अधिकार का मतलब है पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य और भौतिक रूप से पहुँच के भीतर सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। ये जल अधिकार का मतलब है संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अकॉर्डिंग। सतत विकास लक्ष्य 6 जो है ये स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। इसका उद्देश्य है कि सभी के लिए सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आप लोग जानते हैं सतत विकास लक्ष्य जो हैं 2030 तक ये पूरे करने हैं। तो SDG 6 जो है ये स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य जो 11 है ये संवहनी शहर और समुदाय से संबंधित है। यानी यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, सुदृढ़ और टिकाऊ बनाना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है कि हमें इस तरह के विकास मॉडल को अपनाना है जो कि हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर दे और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। सतत विकास लक्ष्य 12 जो है ये जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। यानी यहाँ पर इसका उद्देश्य जो है संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग और टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित करना है। देखिए, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, इसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल। आपने देखे होंगे जगह जगह सुलभ शौचालय बने हुए, तो इसी NGO ने ये शौचालय वगैरह ये सब बनवाए हैं। तो ये NGO जो है पिछले 5 दशकों से, लगभग 50 सालों से स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहा है और इसने सरकारी सहयोग से लाखों सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं। यानी कि सामुदायिक का मतलब जहाँ पर सभी लोग इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकें, ऐसे शौचालय इसने बनवाए हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के जरिए हमारे भारत में हर घर में शौचालय बन चुके हैं और हमारे भारत के लगभग हर गांव ODF घोषित हो चुके हैं। ODF का मतलब आप जानते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त गांव। हमारे यहाँ भारत के लगभग सभी गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, यानी हर घर में शौचालय बन चुके हैं। तो शौचालय वाला संकट हमारे यहाँ नहीं है। अब संकट क्या है? जल का संकट है। तो जल संकट के लिए हम सभी को विचार करना होगा और हमें इस तरह से इसका उपयोग करना होगा ताकि भविष्य के लिए ये बचा रहे। तो देखिए, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है
और जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ उसकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।